हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। 12th बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करेंगे और एग्ज़ाम फोकस्ड हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, देयर इज़ अ लॉ इन नेचर, थिंग्स आइदर ग्रो और डाई। तो इट इज़ योर चॉइस व्हाट यू चूज़, यू वांट टू ग्रो और यू वांट द अनदर ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, जो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेज में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लगी है कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो एटम है, इसका एटम का जो साइज़ है वो रहेगा 10⁻⁻10 मीटर का, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ रहेगा 10⁻⁻14 मीटर का। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आपका न्यूक्लियस है वो 10,000 टाइम्स छोटा है एज़ कम्पेयर टू एटम। तो साइज़ 10⁻⁻10 याद कीजिएगा, और ये साइज़ न्यूक्लियस का याद कीजिएगा 10⁻⁻14 मीटर। फिर यहाँ पे नीचे हमें बताया गया है कि जो कार्बन है, कार्बन का जो एटम है उसका जो मास है न्यूक्लियस का वो कितना है। तो अब ये देख लीजिएगा कि कार्बन का जो एटम है उसके अंदर 12 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो मैं यहाँ पे यही, और मैं क्या बुक में ही ये कंसिडर कर रखा है कि न्यूट्रॉन का मास लगभग किसके बराबर है, प्रोटॉन के मास के। तो लगभग ये मान लीजिएगा कि आपके पास 12 प्रोटॉन है। तो अगर 12 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास आप जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। तो एक प्रोटॉन के मास को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आपके पास किस चीज़ का आ जाएगा, आपके कार्बन एटम का आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको याद करनी है। तो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे, मान लीजिए प्रोटॉन का मास बार बार जो है न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा और बार बार पूछा भी जाएगा। तो अगर आप प्रोटॉन का मास याद कर लेते हैं तो बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है उसे मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो आपको बाकी एलिमेंट्स का मास न्यूक्लियस का पता चलता चला जाएगा। तो इतना मुश्किल काम नहीं है ये। उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे जो है ना आइसोटॉप्स की बात की गई है। तो आइसोटॉप जो है नॉर्मली हमसे जो डिस्कस किए जाते हैं वो हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल दे रखा है क्लोरीन का, कि अगर नेचर में मुझे ये पता लगाना हो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि नेचर में क्लोरीन जो है उसके आइसोटॉप्स कितनी परसेंटेज के अंदर जो है एक सर्वाइव करते हैं, नेचर के अंदर कितनी परसेंटेज में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है आपका, जिसका एटॉमिक मास 34.98 है, वो नेचर के अंदर 75.4% जो है वो होता है। और जो आपका 36.98 जिसका एटॉमिक मास है आपके क्लोरीन एलिमेंट का, वो उसकी अक्रेंस है 24.6%। तो हमने यहाँ पे देखिए 24.6 और 75.4 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो एवरेज याद कीजिएगा, ऐसे निकालते हैं कि टोटल नंबर से आप डिवाइड कर देते हैं तो टोटल नंबर आपका 100 बन रहा है। तो 75% आपका ये वाला है और 24% आपका ये वाला है। इन दोनों का, क्योंकि निकालना क्या है, आपने एटॉमिक मास निकालना है तो ऊपर आपका एटॉमिक मास आना चाहिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आना चाहिए, और टोटल नंबर आपका कितना हो गया, 100। तो इस तरीके से हमने किसका एटॉमिक मास निकाल लिया, क्लोरीन का। तो अगर आपसे कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाए तो न्यूमेरिकल में पहले ये देख लीजिएगा कि वो एलिमेंट का जो आइसोटोप है, एक आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है और उस आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है। प्लस में कर दीजिएगा सेकंड आइसोटोप की परसेंटेज और मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा उसका मास। फिर अगर तीसरा भी आ जाता तो तीसरे का भी हम यूँ ही कर देते। जैसे हाइड्रोजन के केस में हमारे पास होते हैं 3 आइसोटोप। ये आपके पास हो गया प्रोटॉन, ये ड्यूटेरियम हो गया आपका, ये ट्रिटियम हो गया। ट्रिटियम के साथ मज़ेदार बात यह है कि नेचर के अंदर ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव ही नहीं करता। तो हमारे पास रह जाता है आपका प्रोटॉन और आपका ड्यूट्रॉन। तो ये ड्यूट्रॉन कहिए या ड्यूटेरियम कहिए, तो ये जो आपके पास है ये दोनों आइसोटोप होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी परसेंटेज कितनी है और इसकी कितनी है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और ये आपका 1 और 2 जो है ये है प्रोटॉन। और तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्रोटॉन का मास ले लीजिएगा और याद कीजिएगा प्रोटॉन का मास कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो बार बार देखिए, एक ही चीज़ को 10 बार याद कर लीजिए, चाहे एक बार याद करके, और बाकी सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पेज है उसमें जो मेन
पॉइंट मुझे लगा वो ये लगा है कि यहाँ पे चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। तो ये डिस्कवरी हुई कैसे? यहाँ पे जो है हुआ क्या था, बेरिलियम को अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब क्या है, आप हीलियम का न्यूक्लियस लीजिएगा। न्यूक्लियस में हीलियम के क्या होगा, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं 2 4, लेकिन यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा ये 2 नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। तो ये आपने बेरिलियम को हीलियम के न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करवाया, आपको मिल गए यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और साथ में आपको हाइड्रोजन भी मिल गई। साथ में यहाँ पे एक पार्टिकल भी रिलीज़ हुआ था और इस पार्टिकल को अब तक जो है डिस्कवर नहीं किया गया था। तो चैडविक ने ये जो न्यूट्रल पार्टिकल निकला, इस न्यूट्रल पार्टिकल को क्या नाम दे दिया था, न्यूट्रॉन नाम दे दिया था। तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। और ये देखिएगा कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो लगभग उतना ही है जितना कि प्रोटॉन का है। तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में आप ले लेंगे ना तो काम चल जाएगा। तो 1.67 आपने प्रोटॉन का लिया था, तो 1.67 ही किसका ले लीजिएगा, न्यूट्रॉन का। 10⁻⁻27 प्रोटॉन का था, यही आपका न्यूट्रॉन का भी हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं न्यूट्रॉन की। तो ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि 1 या 2 प्रॉपर्टी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अलग से ये पूरा का पूरा छोटा-सा एक पैराग्राफ दे रखा है। तो न्यूट्रॉन जो है आपके पास अनस्टेबल पार्टिकल हैं, तो ये कितने टाइम तक ज़िंदा रहते हैं? न्यूक्लियस के अगर बाहर हैं तो अनस्टेबल हैं, अगर न्यूक्लियस के अंदर हैं तो स्टेबल रहेंगे। अगर न्यूक्लियस के बाहर गलती से न्यूट्रॉन निकल गया, तो न्यूट्रॉन जो है 1000 सेकंड के बाद किसी स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में किसी न किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाता है, इसका न्यूक्लियर रिएक्शन और देख लीजिएगा। अगर न्यूट्रॉन बाहर निकल गया तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये देखिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों चार्जेस कैंसिल हो गए। तो ये आपके पास ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी न्यूट्रल हो गई। तो ये जो है जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस भी करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि चार्ज आपका दोनों तरफ जो है कंजर्व रहे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास, जो रिएक्टेंट साइड है वो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में यहाँ पे चार्ज 0 है। तो इस साइड भी आपको, राइट हैंड साइड भी चार्ज 0 रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक पार्टिकल आपका निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो की बात की गई है, तो एंटी न्यूट्रिनो का याद रखिएगा। तो एंटी न्यूट्रिनो कब निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। यहाँ पे जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और ये पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास क्या है, और यहाँ पे मास भी कंजर्व रहेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड का मास देखेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए आपका, अगर एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ये हमारा जो एंटी न्यूट्रिनो था, ये आपके पास इसका जो एंटी पार्टिकल है वो कहलाता है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो का सिंबल जो है वो न्यू है और एंटी न्यूट्रिनो का आपका न्यू बार है। यहाँ पे इसी तरह से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन के साथ यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रोटॉन जो है वो तो 2000 गुना ज़्यादा मास लिए हुए है इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर पार्टिकल नहीं है, सेम पार्टिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉजिट्रॉन का मास उतना ही है जितना कि इलेक्ट्रॉन का है। सिर्फ इनमें डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मास इक्वल है। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। तो पॉजिट्रॉन में और प्रोटॉन में डिफरेंस है। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी ये भी जो है अलग से नज़र आई है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी कि वो बॉन्ड कैसा बनाएगा, उसका रंग रूप कैसा होगा। तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहीं से डिस्कस की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलती हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोबार्स के अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ देखिएगा H13 लिख रखा है, यहाँ पे जो है आपका H
ये आइसोबार्स की बात हो रही है। तो आइसोबार्स के केस में जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे हीलियम का आइसोटोप लिया गया है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो आइसोबार्स की बात हो रही है, मैं गलती से आपको आइसोटोप्स बता गई थी। तो यहाँ पे जो है आइसोटोन्स की बात हो रही है। आइसोटोन्स के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पहली बात कि आइसोबार्स क्या होते हैं, दूसरी बात आइसो जो है टोन्स क्या होते हैं, और एक आपके पास आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो ये तीनों के एग्जाम्पल, कम से कम दो दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। तो आइसोटॉप तो आप वो हाइड्रोजन के तीनों दे सकते हैं। आइसोबार्स के अंदर ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम का केस हो ही गया। आइसोटोन्स के अंदर ऐसे न्यूक्लियाई ढूंढ लीजिए जिनमें जो है न्यूट्रॉन का नंबर आपका सेम हो जाए। नेक्स्ट जो है साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ आप इस तरह से यहाँ पे जो है शो कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक गोल्ड की फॉइल ली है। इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर हमने क्या डाल दिया है, अल्फ़ा पार्टिकल डाल दिए। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब आप समझ गए होंगे, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस डाला है। तो ये आपके जो है यहाँ पे आके ये अल्फ़ा पार्टिकल रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 प्रोटॉन है इसके ऊपर। और गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये रुक जाएगा। रुकने के बाद ये वापस अपनी दोबारा जो है रिकॉइल कर जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने इसको 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से डाला था, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपने प्रोजेक्ट कितनी एनर्जी से किया है। तो ज़्यादा एनर्जी से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये और नियर बाय पहुँच जाएगा। आपने कम एनर्जी से प्रोजेक्ट किया होता तो क्या पता ये यहीं से वापस हो जाता। तो आपने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आपने इसको प्रोजेक्ट करवाया। तो ये यहाँ जो आपकी गोल्ड फॉइल और आपका ये जो हीलियम एटम है, हीलियम न्यूक्लियस है, उनके बीच में ये डिस्टेंस जो है, इस पे डिस्टेंस पे ये रुक जाता है 4 × 10⁻⁻14 मीटर। तो ये जो है इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो है ये डिस्कस किया है। तो ये आपके यहाँ तक शॉर्ट यहाँ तक पहुँच पाएगा ये। तो ये आपका लिस्ट डिस्टेंस है जहाँ तक वो ये पहुँच पाता है। तो आप जो इट डिपेंड्स कि आप एनर्जी कितनी डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, R=R0 A⁻1/3। तो अगर आपने किसी न्यूक्लियस का साइज़, ये ध्यान रखिएगा ये न्यूक्लियस के साइज़ की बात हो रही है। तो अगर आपने किसी एटम के न्यूक्लियस का साइज़ पता लगाना है तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। R0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R0 एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ये जो 10⁻⁻15 मीटर है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में FM लिख सकते हैं। FM का मतलब है फर्मी मीटर, और फर्मी मीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर दे रखा है तो उसका क्या कर दीजिएगा, क्यूब रूट निकालिएगा, उस क्यूब रूट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक कांस्टेंट से, तो आपको न्यूक्लियस की रेडियस पता चल जाएगी। मैक्सिमम आप जब ये 2 नंबर में या 1 नंबर में न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ना, तो देखिएगा कि ए जो है कुछ ऐसा लिया गया होगा कि 27 ले लिया, तो 27 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी ही आपको, उम्मीद करते हैं, और मिलनी भी चाहिए। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे बार बार बात की गई है डेंसिटी की, कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो आपकी 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब है। तो सोच के देखिएगा कि आपके पास एक छोटा सा डब्बा है और उस डब्बे की जो डायमेंशंस हैं वो आपकी 1 मीटर क्यूब है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और जब इस डब्बे का वज़न किया गया तो इस डब्बे का जो वज़न आया वो आया 2.3 × 10⁻17 kg। तो इस तरह से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम आपको पता है, जब सारे के सारे 1 मीटर लिए गए हैं तो इसका वॉल्यूम तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। और मास इसका आपका ये है, तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सोचिएगा कितना डेंस है आपका न्यूक्लियस। तो और यहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया है कि जो वाटर की जो
यहाँ पे डेंसिटी ली गई है, वो दी गई है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये 10 कहाँ तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और कहाँ 10⁻17। तो इतने हल्के में न्यूक्लियस को मत लीजिएगा, न्यूक्लियस बड़ी भारी चीज़ है। उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट हमारे पास है, और इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया था मास एनर्जी कंजर्वेशन का, कि एनर्जी अगर गायब हो गई तो वो मास में मिलेगी आपको, अगर मास कहीं गायब हो रहा है तो उस मास की जगह आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो फॉर्मूला याद कीजिएगा, E = mc का स्क्वायर। उसके बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी पे फोकस कीजिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या कह रही है। बाइंडिंग एनर्जी ये कह रही है कि अगर आप यहाँ पे 2 प्रोटॉन प्लस में 2 न्यूट्रॉन मिला रहे हैं, तो आपको पता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलाते ही, मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्या मिल जाएगा आपको, अल्फ़ा पार्टिकल मिल जाएगा। जब आप इन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास देखेंगे, और जब आप इस अल्फ़ा पार्टिकल का मास देखेंगे, यू विल फाइंड आउट, तो रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय दैम। तो ये जो है आपका मास गायब हो गया, मास गायब हो गया, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मास जहाँ जहाँ गायब होगा वहाँ क्या क्या बन जाएगी, आपकी एनर्जी बन जाएगी। तो ये जो लॉस ऑफ मास हुआ है, इसको तो नाम दे दिया हमने मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये आप इस तरह से याद कीजिएगा, ये जो मास डिफेक्ट है, जो मास गायब हुआ था, डेल्टा एम, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। तो आपने रिएक्टेंट मास देखा, आपने प्रोडक्ट का मास देखा, दोनों में कुछ फ़र्क आया, वो फ़र्क रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम इंटू में सी का स्क्वायर। यहाँ पे जो है मैक्स न्यूमेरिकल के अंदर बार बार जो है 1 AMU बार बार यूज़ होगा। तो 1 AMU का मतलब है एक प्रोटॉन के मास की बात कर रहे हैं हम। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मान लो कि एक प्रोटॉन गायब हो गया, तो आपको पता है प्रोटॉन गायब होते ही आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये प्रोटॉन अब किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो आप क्या करेंगे, ये आपने लिया m इंटू में कर देंगे c का स्क्वायर, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी जूल में। और अब ये सोचिएगा, ये -27 है, वो जो एनर्जी आपकी आएगी वो 10⁻⁻ की कुछ पावर आएगी। तो हमें क्या करवाना है, इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक प्रोटॉन जहाँ पे भी गायब होता है, वहाँ पे एनर्जी कितने की बन जाती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो देखिए बहुत छोटी सी यूनिट है ये एनर्जी की। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ एक प्रोटॉन गायब होगा, इतनी एनर्जी यूज़ होगी। तो इस एनर्जी की वैल्यू याद रखिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, और बार बार अपने पिछले सैम्पल पेपर्स भी देखे होंगे। इन सैम्पल पेपर्स में भी आपने इस क्वेश्चन को बार बार देखा होगा। आसान सी बात है, मास नंबर ले लिया आपने, तो केमिस्ट्री आपने पढ़ी रखी है, एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पे आपने ले लिया है। इधर आपने क्या ले ली, ये जो अभी हमने पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अब की बार हमने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए कर दिया है। ए का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करवा दिया है किससे, न्यूक्लियो के नंबर से। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो डिवाइडेड बाय ए करवा दीजिए। तो देखिए एक नंबर में, आधे नंबर में अगर कोई पूछ ले तो कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन के नंबर से ही तो डिवाइड किया है, तो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो गया। तो पर न्यूक्लियॉन का मतलब आपने न्यूक्लियॉन से डिवाइड करवा दिया। इस ग्राफ में जो ये कौन साइड में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप 30 से लेकर 170 तक
30 से लेकर 170 तक अगर ए है आपका, तो बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है, और कितनी है बाइंडिंग एनर्जी? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे ये यहाँ कहीं आपका 30 आ जाएगा, और यहाँ कहीं आपका 170 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी बताई गई है? अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट बताई गई है, और ये आपकी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। बीच में एक मैक्सिमम भी दिया गया है। मैक्सिमम वैल्यू कितने पे दी गई है? 8.75। और कौन सा एलिमेंट है? ये आयरन है। तो A इज इक्वल टू 56, आयरन के लिए 8.75 पीक जा रही है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये रहा आपका आयरन, और आयरन के ऊपर वैल्यू कितनी चली गई? 8.75। उसके बाद जो है 238 के ऊपर ये डिक्रीज कर गई है, और कितनी आ गई है? 7.6। तो ये 238 के ऊपर, यहाँ पे यूरेनियम के ऊपर ये आपकी 7.6 आ गई है। तो देखिए, तीन चीज़ें तो याद रखनी है आपने, कि 8.75 लिया आपने, इधर से आपने 7.6 लिया। 8.75 से लेकर 7.6 तक लगभग ये बीच में कांस्टेंट सी रहने वाली है। तो ये जो कांस्टेंट सी रहने वाली है, ये आपकी 8 के करीब कांस्टेंट रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए लेस देन 30 पे क्या होगा फिर? क्योंकि 30 से 170 के बाद बीच की तो बात हम कर चुके। तो अगर 30 से छोटा होगा तो क्या होगा? 30 से छोटा होगा तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पीक्स आ रही हैं। ये जो पीक्स हैं, ये किसको दिखा रही हैं? ये आपके नोबल एटम्स को दिखा रही हैं। नोबल एटम्स कौन से होते हैं, या नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? जिनके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि डबलेट कंप्लीट हो, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होंगे तो सोचिएगा, वो भी अपने आप में ही रहेंगे, और अपने आप में कौन रहेगा? जो ताकतवर होगा। तो ये इसका मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, वो अपने न्यूक्लियॉन्स को ज़बरदस्ती बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बांधे हुए हैं। तो हीलियम के लिए पीक ये नॉक से दिखा दीजिएगा, कार्बन के लिए दिखा दीजिएगा, ऑक्सीजन के लिए दिखा दीजिएगा। तो बीच बीच में ये अपनी चोंच सी दिखा दीजिएगा। और हाइड्रोजन से स्टार्ट हुए आपके पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन के बाद सीधा आपका हीलियम गया। हीलियम और हाइड्रोजन में स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखिएगा। तो ए 30 से कम हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी 8 से कम होने वाली है, ये आपकी 8 से कम जा रही है। और 170 से के बाद भी आप ये देखेंगे, 8 से तो कम ही चली गई ना। 8 से कम कितना जा रही है? 7.6 तक जा रही है। तो 30 से पहले क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी 8 से कम है। 170 के बाद क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी फिर 8 से कम है। बीच में क्या हुआ? बीच में 8.75 चली गई आयरन के लिए। बाकियों के लिए क्या मानी गई है? कांस्टेंट मानी गई है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8.75 याद रखिएगा, 7.6 याद रखिएगा, 8 याद रखिएगा। तो ये तीन नंबर्स डिजिट्स याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेस देन 30 पे क्या हो रहा है? कम हो रही है, क्योंकि हल्के हैं, हल्के न्यूक्लियाई हैं, तो वो थोड़े से स्टेबिलिटी उनकी थोड़ी कम होती है। जिनकी स्टेबिलिटी कम, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम। हैवी वालों के साथ भी ये इशू है। हैवी वाले भी अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबिलिटी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? उनकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस के अंदर की। ये है आपका न्यूक्लियस, और आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन भरे पड़े हैं? आपने धड़ाधड़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भर रखे हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि मैं इस न्यूट्रॉन की बात कर रही हूँ। तो ये न्यूट्रॉन के पड़ोस में पहले न्यूट्रॉन देखेगा कि इसके पड़ोसी कौन कौन न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने हैं। तो मान लो कि इसके पास टोटल जो है पी नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियॉन्स हैं। तो इस न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, या इस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो इन पी नंबर पे डिपेंड करेगी। यानी कि जो सराउंडिंग, यानी जो जो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि प्रोपोर्शनल टू पी चले जाएंगे। प्रोपोर्शनल टू पी का मतलब क्या है? कि आप अपने जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स अपने नेबर में देखेंगे कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके ऊपर ही डिसाइड होगा कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब जब आप गायब करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में बदलने के लिए क्या करते हैं? कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर होंगी? एनर्जी के। क्यों होंगी? क्योंकि पी तो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, और आप कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी की बात।
तो पी नंबर है, ये तो कोई यूनिट नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब के की जो यूनिट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एनर्जी की यूनिट के बराबर होनी चाहिए। तो आपके पी के जो है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो मान लो के की वैल्यू आपको दे रखी है, पी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। के को पी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा के को जूल में दे रखा है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी उसी हिसाब से निकलेगी। तो यहाँ जो है नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि आपका जो फ्यूज़न रिएक्शन है वो क्यों हो जाता है। फ्यूज़न रिएक्शन में आप जानते हैं कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, और वो बड़ा सा न्यूक्लियस किस में डिवाइड हो जाएगा, दो में या मोर देन टू में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो बड़ा सा न्यूक्लियस है वो क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि ये था अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल क्यों था, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी कम। तो स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में ये अपने डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया। अब ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी का जब आप सम करेंगे वो इससे ज़्यादा आएगा, इस वजह से फ्यूज़न का रिएक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि फ्यूज़न का रिएक्शन क्यों होता है। तो फ्यूज़न के रिएक्शन में आपकी होते हैं दो न्यूक्लियस छोटे छोटे, और दो न्यूक्लियस छोटे छोटे ये क्या करते हैं, मिलके बनाते हैं एक बड़ा सा न्यूक्लियस। अब ये दो छोटे छोटे बड़ा क्यों बना रहे हैं, ये जो छोटे न्यूक्लियस हैं ये हैं अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर ये अनस्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में ये कन्वर्जन कर जाएंगे बड़े न्यूक्लियस में। अब जो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये होगा स्टेबल। और अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो आपने देखा चाहे फिजन का रिएक्शन हो चाहे फ्यूज़न का रिएक्शन हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी का ही सारा खेल है। तो फिजन फ्यूज़न में बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल करवानी है आपने प्रोडक्ट्स की, और हो ही जाएगी। आप क्या करवाएंगे, अब एटम जो है छोटे या बड़े अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के चक्कर में, बाइंडिंग एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में अपने आप ही फ्यूज़न या फ्यूज़न रिएक्शन के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद जो है हमें न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताया गया है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस की स्टडी करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ एक्सप्लेन किया गया है। अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन करूँगी। अब थोड़ा सा भूल जाइएगा कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, सिर्फ सिर्फ ये मान के चलिएगा कि दो पार्टिकल हैं। तो कंसीडर कीजिए कि ये दो पार्टिकल हैं आपके, और बहुत दूर दूर हैं। अगर बहुत दूर दूर हैं तो आप जानते हैं चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो आपकी, तो और न्यूट्रल मान लिए हमने ये दोनों के दोनों, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ तो होगी ही इनमें। तो अगर आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव नेचर की होगी। तो जब पार्टिकल इस डिस्टेंस पे हैं, इसको मैं वन कह रही हूँ, वन डिस्टेंस पे हैं, तो वन डिस्टेंस पे फोर्स कैसी होगी, इनमें अट्रैक्टिव नेचर की होगी। तो मैंने मान लिया कि इस ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या किया, मैं इनको पास पास ले आई। अब इनको कितने डिस्टेंस पे ले आई, मैं टू पे ले आई। आप जानते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो एफ इज इक्वल टू है वो G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर है। तो डिस्टेंस कम कीजिए, अट्रैक्शन बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब आप यहाँ आ गए, यानी कि मैं पार्टिकल को और पास ले आई, थर्ड पोजीशन पे ले आई। पार्टिकल अब इतने पास आ चुके हैं कि इस फर्स्ट पार्टिकल का न्यूक्लियस इस फर्स्ट पार्टिकल के पड़ोस में आ चुका है। तो सोचिएगा अगर न्यूक्लियस ज़्यादा ही पड़ोस में आ गया तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपका रिपल्शन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पार्टिकल को और पास पास ले आए, इसका मतलब आप आ गए फोर्थ पोजीशन पे। तो अब मुझे बताइए थर्ड के कंपैरिजन में फोर्थ पे रिपल्शन कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियस और पड़ोस में आप ले आए तो न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस का की वजह से दोनों पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब मैं मान रही हूँ कि दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी है। अगर दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी याद कीजिएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर से दिया करते। तो इट मीन्स कि जो आर है
उससे पोटेंशियल एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे ये पूरा खेल हमने जो देखा वो सारा का सारा किसका देखा, फोर्स का। हमने ये देखा फोर्स भी आर के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स जैसे जैसे आर चेंज होगा वो फोर्स पे भी इफेक्ट डाल रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी पे भी डिपेंड इफेक्ट डाल रहा है। इसका मतलब एफ और पोटेंशियल एनर्जी भी आपस में किसी न किसी तरह से लिंक है। तो इसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ले लिया वो फॉर्मूला जो आपको पता था। हम आपको ये पता था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस एस को आर मान लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वर्क है उस वर्क को मैं एनर्जी भी मान सकती हूँ, तो मैंने एनर्जी मान लिया। एनर्जी में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लूँगी, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी मान लिया। तो क्या फॉर्मूला, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है। और आर को आप इधर ले आइए, तो आर को अगर आप इधर ले आए तो यू अपॉन आर हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको फोर्स लेकर चल रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि डिस्टेंस बहुत बड़ा लिया हो आपने, छोटा भी तो हो सकता है। तो आर को डी आर कर दिया आपने। डी आर अगर आपने कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी में भी थोड़ा सा चेंज आया होगा। थोड़ा सा चेंज आया होगा तो फोर्स में भी, फोर्स आपके पास एफ आ जाएगी। और यहाँ पे हमने ये देखा कि जब डिस्टेंस बढ़ता है यानी कि डी आर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डी आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई यानी कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो सोचिएगा यहाँ क्या होगा, अगर आर बढ़ा दिया आपने तो यू की वैल्यू घट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि जब डी आर का चेंज पॉजिटिव है, ये 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो एनर्जी घट रही है, 3 जूल से 2 जूल हो रही है, तो ये नेगेटिव आएगा आपका। तो यहाँ पे ये रिलेशन याद रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन आपका इन दोनों के जो है उससे आ रहा है, डिपेंडेंसी से आ रहा है। तो अब देखिए ग्राफ समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये कौन सा वाला पॉइंट दिखा रही हूँ मैं, जब बहुत दूर था, बहुत दूर था तो थोड़ी सी अट्रैक्शन थी। तो अट्रैक्शन का मतलब फोर्स कैसी आनी चाहिए आपकी, नेगेटिव। तो देखिए फोर्स नेगेटिव आई है, नीचे की तरफ ही आ रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ जाके अट्रैक्टिव फोर्स हो गई सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर आपने डिस्टेंस और कम कर दिया, ये देखिए डिस्टेंस है, तो आपने डिस्टेंस और कम कर दिया, डिस्टेंस और कम करते ही अब हो गया था रिपल्शन स्टार्ट। रिपल्शन स्टार्ट का मतलब है फोर्स आ रही है पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव आ रही है तो ये गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अट्रैक्शन के लिए फोर्स आनी चाहिए आपकी नेगेटिव, कम अट्रैक्शन है तो कम नेगेटिव, ज़्यादा अट्रैक्शन है तो ज़्यादा नेगेटिव। रिपल्शन के लिए फोर्स कैसी आनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आनी चाहिए। अब ये देखिएगा कि ये नेगेटिव चाहिए आपको यहाँ पे, एफ नेगेटिव। तो अगर एफ नेगेटिव चाहिए तो डी यू अपॉन डी आर का जो स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, डी यू अपॉन डी आर स्लोप को इंडिकेट कर रहे हैं। डी यू अलोंग आपने वाई एक्सेस लिया है, डी आर आपने अलोंग एक्स एक्सेस लिया है। अगर आपको फोर्स चाहिए पॉजिटिव यानी कि रिपल्शन वाली, तो फोर्स एफ की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब आएगी ना जब ये पॉजिटिव साइन होगा। तो ये पॉजिटिव साइन कब होगा, जब डी यू अपॉन डी आर का जो स्लोप है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या फिगर में आप बता पाएंगे, ये मुझे बता पाएंगे कि ये स्लोप जो है, ये स्लोप मुझे मिल रहा है डी यू अपॉन डी आर का, तो ये स्लोप कैसा आ रहा है। और क्या आप ये बता पाएंगे कि डी यू अपॉन डी आर का ये जो स्लोप है ये कैसा आ रहा है। आप ये देख रहे हैं डी यू अपॉन डी आर का जो स्लोप है नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया। एक नेगेटिव ये था, एक नेगेटिव ये था, दोनों मिलके हो गए पॉजिटिव, फोर्स आ गई पॉजिटिव। यहाँ पे देख रहे हैं डी यू अपॉन डी आर का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका। ये पॉजिटिव आ रही है विद नेगेटिव साइन आपका होना चाहिए था, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्स कैसी आ गई आपकी, नेगेटिव, तो ये अट्रैक्टिव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है आपको, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ मिल रही है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे सबसे कम है, तो यहाँ पे आपका डीप स्लोप जो है पोटेंशियल का और डिस्टेंस का ग्राफ इम्पोर्टेंट ग्राफ है आपका। उसके बाद आ जाइए न्यूक्लियर एनर्जी पे। अब देखिए ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ए से लेकर A30 से लेकर A170 तक पोटेंशियल जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी थी वो कितनी रही थी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी।
और 30 से नीचे जा रहे थे तो घट रही थी, 8 से कम हो जाती थी, और ए 170 से ऊपर यानी कि 170 से ऊपर जा रहे थे तो भी घट रही थी। तो ये देखिए बार-बार 2 बार तो ये बात आ ही चुकी है, 2 बार क्यों 3 बार आ चुकी है, एक बार ग्राफ में आ चुकी है, एक बार थ्योरी में आ चुकी है, एक बार फिर आ चुकी है। अब आ जाइए अपने फिजन रिएक्शन के ऊपर। फिजन का मतलब है मोटा सा न्यूक्लियस लीजिए, बड़ा सा न्यूक्लियस लीजिए और वो अनस्टेबल होगा और स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में वो टूट जाएगा। यहाँ पर बी ए जो है वो बेरियम है आपका, के आर रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिप्टोन को, एस बी रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीमनी को, एन बी रिप्रेजेंट कर रहा है नियोबियम को, और एस आर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रोंटियम को। नाम याद ना हो लेकिन ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियस ही एमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें यूरेनियम 235 जो है, ये एक आइसोटोप है आपके यूरेनियम का। दो आइसोटोप होते हैं, एक यूरेनियम 235 होता है, एक यूरेनियम 238 होता है। तो यूरेनियम 235 इन 3 तरीकों से न्यूक्लियर का फिजन का रिएक्शन दिखा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा हर बार न्यूट्रॉन से करवाना है। न्यूट्रॉन जो है वो आपका प्रोजेक्टिंग पार्टिकल होगा। तो पेरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर प्रोजेक्टाइल डालिएगा, प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के अंदर एक भी प्रोटॉन नहीं है इसलिए 0 दिखा रखा है, ऊपर 1 दिखा रखा है क्योंकि न्यूट्रॉन एक है तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो ये आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन आपने डाल दिया किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन डलते ही 92 तो 90 रहेगा, 92 प्लस 0 92 रहेगा, ऊपर आपका बढ़ जाएगा 236 हो जाएगा। ये हो गया आपका अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के चक्कर, स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में ये टूट गया आपका बेरियम के अंदर, क्रिप्टॉन के अंदर, और साथ में डाल गया 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन में भी डिफरेंस है। ये न्यूट्रॉन है स्लो मूविंग, स्लो मूविंग करवाता है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट, ट्रिगर करवाता है। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये निकलेंगे फास्ट मूविंग। ये 3 न्यूट्रॉन अगर आपने इस यूरेनियम के ऊपर डाल दी तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास ये तरीका भी हो सकता है कि आप न्यूट्रॉन डालें और आपको यहाँ पे मिल जाए एंटीमनी, नियोबियम और 4 न्यूट्रॉन। फिर बात वही है, ये 4 न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर डाल दिए तो कुछ नहीं होगा। अब एक तरीका और भी है कि यूरेनियम ऊपर वाले 2 रिएक्शंस ना दिखा के ये वाला दिखा दे। तो यूरेनियम जो है वहाँ पे ज़ीनियॉन निकाल रहा है और स्ट्रोंटियम निकाल देगा और 2 न्यूट्रॉन डाल निकाल देगा। तो ये 3 तरह के रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों कब हो रहे हैं, जब आपने यूरेनियम 235 लिया है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी कैसे निकालेंगे कि कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी निकालने का एक तरीका आपके पास ये है, आपको पता ही है 240, 240 के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। 120 के लिए आपके पास कितनी थी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। और ये है आपकी एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियन थे 240, एक न्यूक्लियन में डिफरेंस आ रहा है 0.9 का, तो 240 में कितने का आ जाएगा, 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी लगभग 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ऊपर वाले न्यूक्लियर रिएक्शन में से कोई सा भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो अप्रोक्सीमेट कितने की एनर्जी निकल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। तो ये आपका न्यूक्लियर फिज़न हो गया। न्यूक्लियर फिज़न के ऊपर ही हमारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखिए क्या होता है आपका। न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ने से पहले एक बार यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ले क्या रहे हैं हम। हमने जो है यूरेनियम 235 लिया है। तो यूरेनियम 235 ले लिया हमने, इसके ऊपर न्यूट्रॉन डालने हैं। न्यूट्रॉन के जो आपने डालने हैं वो डालने हैं आपने स्लो मूविंग। तो निकल रहे हैं फास्ट वाले। तो इन फास्ट वालों को स्लो करवाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं मॉडरेटर्स। और जो मॉडरेटर है वो क्या करता है, मॉडरेटर हमारे पास इसकी स्पीड को कर देगा कम। तो तीन न्यूट्रॉन जो हमने निकलवाए वो है फास्ट मूविंग, उनको करवाना है स्लो। स्लो करवाने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो है मॉडरेटर्स। तो मॉडरेटर्स में या तो आप यूज़ कर सकते हैं हार्ड वाटर का। हार्ड वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे H12 लेना है आपने, और या फिर ग्रेफाइट का। तो बार्क में जो हमारे पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो मॉडरेटर है वो मॉडरेटर जो है आपका कौन सा है, आपका हैवी वाटर है। तो
3 न्यूट्रॉन निकले, वो भाग रहे हैं, उनको कम स्लो करवाया और स्लो करवाने के लिए किसका यूज़ किया गया है? आपके वाटर का। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, वो उसका उतना ही मास है लगभग जितना कि न्यूट्रॉन का है। तो इसको इलास्टिक कोलिजन वाला केस मान के चलिएगा कि एक छोटा-सा पार्टिकल जब छोटे से पार्टिकल के साथ टकराता है, तो वो अपनी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम है, वो कंज़र्व रखता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यही प्रॉपर्टी थी हमारी इलास्टिक कोलिजन की। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें एक चीज़ पे और भी ध्यान देना है, दैट इज़ आवर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब हमें पता है न्यूट्रॉन निकल गए 3, ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके यूरेनियम से टक्कर मरवाएंगे और उनको स्लो करवा के मरवाएंगे। तो अगले 3 जो आपके यूरेनियम के एटम हैं वो फिर फिजन में चले गए। 3 वो और 3 गुणा 3 9 आगे आपके फिर चले जाएँगे। तो ऐसे तो आपकी इतनी एनर्जी 200 मल्टीप्लाई 9 200 मल्टीप्लाई फिर आगे करते जाइएगा, तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इसको आप रोक ही नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, हमारे इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को, जिसको हम के से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, और ये के क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? के रिप्रेज़ेंट करेगा फिज़न कितने करवा रहे हो और न्यूट्रॉन कितने निकलवाए हैं आपने। अब मैं मान ली 3 न्यूट्रॉन निकलवाए थे, वो यूरेनियम के साथ फिर कर गए, तो 3 आपके पास फिर हो गए, फिर आपके फिर हो गए, तो इसका मतलब के की वैल्यू तो आपने क्या कर दी? 1 कर दी। और बाय चांस आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और भी डाल दिए, तो जो है के की वैल्यू आपने जो ज़्यादा कर दी। तो ये दोनों कंडीशन तो आपकी अनकंट्रोलेबल कंडीशंस हो जाएंगी। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? इन न्यूट्रॉन्स के नंबर को कम करवाना पड़ेगा, ताकि ये फिज़न कम करें। तो इनको करवाने के लिए हमें न्यूट्रॉन्स गायब करने पड़ेंगे, और गायब करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे कंट्रोल रोड्स का यूज़ करेंगे। और ये जो कंट्रोल रोड्स हैं वो क्या करेंगी? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगी। और ये कंट्रोल रोड किसकी बनी हुई हैं? कैडमियम की बनी हुई हैं। तो कैडमियम को यूज़ करके हम इनको न्यूट्रॉन के नंबर को कम कर देंगे। अगर यूरेनियम 238 न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो वो कुछ इस तरह से आपका जो है टूट जाएगा, ये ट्यूनियम निकल जाएगा। और अगर ये जो फिर आपका नेप्ट्यूनियम जो है वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो U38 इस तरह से अंडर फिजन चला जाएगा। अब एनर्जी आपकी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक न्यूक्लियन निकाल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा भाई कितने न्यूक्लियन जो है यहाँ पे आपके जो है डिस्टर्ब हो गए हैं, कितने यूरेनियम आपके फिजन के अंदर चले गए हैं। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी की वजह से फिर हमारा अनकंट्रोलेबल मामला हो जाएगा। तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? कूलेंट का। कूलेंट हम हैवी वाटर चारों तरफ जो है पाइप डाल दें, और पाइप जो है उनमें पानी डाल दें, तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने से वो स्टीम बन जाएगा। इस स्टीम को हम टरबाइन के ऊपर डाल देंगे, टरबाइन चल जाएगी। और टरबाइन चलने की वजह से आप क्या कर सकते हैं? कॉइल को मूव करवा सकते हैं। आप वहाँ पे एसी जनरेटर बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे इस डायग्राम में देख लिया कि ये आपकी कंट्रोल रोड्स हैं। कंट्रोल रोड्स अगर आपने टोटली इमर्स करके छोड़ दी, तो आपका थोड़े टाइम के बाद आपका न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रोड्स क्या कर देंगी? सारे के सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब, न्यूट्रॉन अगर एब्जॉर्ब हो गए तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने जो है किसका यूज़ कर लिया? कूलेंट का यूज़ कर लिया, तो वाटर कर दिया, उससे हीट बन गई और उससे हमने टरबाइन चला दी है। तो कूलेंट आपका जो है ये हमने यहाँ पर वाटर का यूज़ कर लिया है। तो ये सारा का सारा था न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो ये याद रख लीजिएगा कि भी मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, और जो है कंट्रोल रोड्स क्या होती हैं। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर फ्यूज़न का रिएक्शन, यानी कि अब हम फ्यूज़न पे आ गए हैं, हाँ फ्यूज़न पे आ गए हैं, तो फ्यूज़न आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्यूज़न में जो हम सन पे रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो उसको आप कुछ इस तरह से याद कीजिएगा। प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके यहाँ पे ड्यूट्रॉन बना देंगे, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन बना के यहाँ पे हीलियम बना देंगे, और फिर ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन बना के हीलियम बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि किससे क्या ऐड करवा रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर दो प्रोटॉन मिलके आप एक या दो हाइड्रोजन एटम मिला के आप एक हीलियम बना रहे हैं, तो आपको कम से कम इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक आप हाइड्रोजन को इतने टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, तब तक फ्यूज़न का रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो 3
बाय 2 केटी का जो फॉर्मूला है ये थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तो हमें ये पता है कि एक एटम अगर आपके पास है तो एक एटम कहीं पे भी जा सकता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो 3 डायरेक्शन आपके पास गई हैं, तो इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं है कि आपने ये नहीं करा कि अलोंग एक्स एक्सिस ही जा रहा है, तो हमारे हिसाब से तो कहीं पे भी जा सकता है। तो कहीं में इसका मतलब है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास साथ जो एनर्जी अटैच होती है वो होती है हाफ के टी। तो हाफ के टी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ है, उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3/2 के टी इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है कि हमने जब टी की वैल्यू, क्योंकि हमें एनर्जी पता है, एनर्जी कितने की है निकल रही है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकल रही है। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल देंगे, के की वैल्यू हमें पता ही है, तो ये टी की वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही है। तो जो जब तक इतना टेम्परेचर अटेन नहीं होगा तब तक न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन नहीं होगा। और सन के ऊपर टेम्परेचर कितना है, 10⁻⁷ केल्विन के ऑर्डर का है। तो यहाँ पे हमें एक साइकिल दी गई है कि जो सन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके आपका ड्यूट्रॉन बना दिया। फिर यहाँ पे ड्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके फिर जो है आपका न्यूक्लियाई बन गया। 2 हीलियम न्यूक्लियाई जोड़े हैं। अब ये देखिए 2 हीलियम न्यूक्लियाई तो तब जुड़ेंगे ना जब 2 बनेंगे, और 2 कब बनेंगे, जब आप ये तीनों रिएक्शन 2 बार करवाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, 2 बार करवाएँगे तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी, 8-4 हो जाएगी। यहाँ पे डबल करवाएँगे तो 2.04 हो जाएगी। यहाँ पे भी डबल करवाएँगे। तो आप क्या करेंगे, जब इनको पूरा टोटल दिखाएँगे तो टोटल दिखाते वक़्त आपको ये काम करना पड़ेगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनको डबल-डबल दिखाना पड़ेगा। प्लस में फोर्थ करोगे तो रिएक्टेंट साइड प्लस इक्वल टू प्रोडक्ट साइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाली टोटल जो फाइनल न्यूक्लियर रिएक्शन जो आपका कहाँ हो रहा है, सन के ऊपर हो रहा है। तो एनर्जी देखिए कितने की निकल रही है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। तो 4 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक हीलियम बना रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर हाइड्रोजन हीलियम में बनता चला गया तो धीरे धीरे आपका सन कूल डाउन हो जाएगा और पार्टिकल आपस में इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पार्टिकल, हीलियम के पार्टिकल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होंगे, वो बड़े होंगे। तो धीरे धीरे वो पास आना स्टार्ट कर देंगे और फिर क्या होगा, आपका हीलियम जो है वो कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कार्बन नाइट्रोजन में। इस तरह से ये आपका रिएक्शन चलता चला जाएगा। और टेम्परेचर अगर 10⁸ हो गया तब होगा आपका हीलियम किसके अंदर कन्वर्ट, कार्बन के अंदर। तो ये प्रोसेस आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्शन का है। और क्या हम कंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, क्योंकि 10⁻⁹ या फिर 10⁻8 केल्विन का आपको टेम्परेचर चाहिए। और ये किसी कंटेनर में और कहीं पे बनाने लगेंगे तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं, सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर न्यूक्लियाई। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा, ये आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो कुछ धीरे धीरे छोटा छोटा करते चले जाएंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। और सक्सेस जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह रुकने वाली चीज़ नहीं है। सक्सेस इज़ नॉट अ लिमिटेड रिसोर्स, कि बाकी रिसोर्सेज तो जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सक्सेस को ख़त्म करना ना चाहें तो वो नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल ओवर योर चॉइस। तो थैंक you for listening me or watching the video.